हमारे साथ जुड़ गई हैं, नाम ही भूल गया रुक जा, रितिका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। बहुत से लोगों को यह लगता है कि बिना नेट जेआरएफ का आज के दौर में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जैसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता है कि हम इतने जगह फॉर्म भरे फिर भी हमारा कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कईयों का तो शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं होता है। अच्छा, जिनका शॉर्ट लिस्टेड हो गया तो पता चलता है कि इंटरव्यू में छट जाते हैं और वो बाद में कहते हैं कि सर हमारे पास नेट जेआरएफ नहीं था, तो इनको पहले बता देना चाहिए, फॉर्म में तो ऐसा मेंशन नहीं किया था, बाद में ये छांट देते हैं। तो जिनके पास जेआरएफ होने को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा बात नहीं है। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं तो बाकी चीज़ें आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करती है, इसका जेआरएफ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आज के इस वीडियो में आप यही चीज़ देखेंगे और शायद आपको पॉजिटिव होप भी मिलेगा कि अगर आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है तो भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे, बहुतों का मैसेज आता है कि सर हमारे यहाँ पीएचडी में हो गया या वहाँ हो गया। और इवन तो मैं बहुतों को पर्सनली भी जानता हूँ जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं है। वैसे ही एक कैंडिडेट आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनका नेट जेआरएफ तो नहीं है, गेट है, बट गेट में अच्छा रैंक नहीं है और उनका पीएचडी एडमिशन एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हो रहा है। तो आप भी अगर अपना शेयर करना चाहते हैं एक्सपीरियंस या इस टाइप के कुछ पॉजिटिव होप्स दूसरे के लिए, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम अगर वैसा लगा कि नहीं आपकी स्टोरी दूसरे के लिए मोटिवेशनल है तो हम उसको भी यहाँ प्रेजेंट कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है तो भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इवन दो आपको स्कॉलरशिप उतना ही मिलेगा जितना एक नेट जेआरएफ कैंडिडेट को मिलता है। ठीक है, आज हमारे साथ जुड़ी हुई है रितिका दास, जो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में पीएचडी में एडमिशन ली हुई हैं। तो उनसे हम इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे क्योंकि उनका भी वही सीन है जो बहुत सारे लोगों को कहा कि बिना नेट जेआरएफ का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो इस पे देखते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। साथ रितिका जी जुड़ गई हैं तो हम इनसे बातचीत करते हैं और होपफुली ये कन्वर्सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा रितिका जी कि आपने करेंटली कहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है एज ए पीएचडी? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है गुवाहाटी IASST, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये DST के अंडर एक इंस्टीट्यूट है। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। अच्छा, तो आपसे जैसे मेरा पहला भी बातचीत हुआ था तो आपने बताया था कि आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है, राइट? और आप अभी बता रहे कि आपका पीएचडी एडमिशन हो गया है, वो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में। तो आपका किस बेसिस पे एडमिशन हुआ है? सर एक्चुअली यहाँ पे पहले रिटन एग्जाम हुआ था। अच्छा। और उसके बाद इंटरव्यू हुआ था और इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, उसके बेसिस पे एडमिशन हुआ है। तो इंटरव्यू भी हुआ था डायरेक्टली और रिटन के बेस पे हो गया एडमिशन? नहीं, इंटरव्यू नहीं, रिटन हुआ पहले, उसके बाद इंटरव्यू भी हुआ था। अच्छा, रिटन हुआ, रिटन क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू हुआ, राइट? हाँ, okay. वहाँ पे कितने सीट थे पीएचडी के लिए? सीट तो सिर्फ एक ही था। मुझे होप नहीं था कि हो जाएगा, पर फिर भी मैंने सोचा कि एक बार डाल के देख लेती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर अप्लाई तो किया मतलब और आपका हो एक गया। सीट पे सिलेक्शन हो गया? हाँ, बहुत बड़ी बात है, कंग्रेचुलेसन। अच्छा, मैं आपसे कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा निगेटिव टाइप से हो रहे हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह अप्लाई कर रहे हैं। आजकल फॉर्म के भी दाम देख रहे होंगे 2000-3000 हो गया है। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड टाइप से हो जा रहे हैं कि हम इतने जगह अप्लाई कर रहे हैं, बहुत जगह तो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो रहे हैं। अच्छा, कहीं शॉर्ट लिस्टेड भी हो गए तो फिर उनको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। मतलब इस टाइप की बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो उनको ये लगता है कि जिनके पास जेआरएफ है सिर्फ उन्हीं का पीएचडी एडमिशन हो सकता है, जिनके पास जेआरएफ नहीं है वो तो होप छोड़ दे। तो जैसे मुझे पता है कि आपका जेआरएफ तो नहीं है, आप शायद गेट क्वालिफाइड हैं, राइट? हाँ गेट है, लेकिन सर उसका रैंक भी बहुत पीछे है। मतलब अच्छा। मेरा IITs में शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुआ है, बहुत सारे IITs में गेट के रैंक के पीछे होने की वजह से। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आपका किस मतलब जैसे आपके पास नेट जेआरएफ तो है नहीं और सीट भी एक ही था और आपका गेट रैंक भी उतना अच्छा नहीं है। आपने बताया कि दो राउंड इंटरव्यू हुआ है और एक रिटन एग्जाम हुआ है, राइट? हाँ, तो फिर आपने कैसे प्लान बनाया और आपका मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहा है कि आप जहाँ एक सीट है वहाँ पे लोग तो 10-10 सीट है, वहाँ पे भी सोच रहे हैं कि यार इसमें 2 जनरल का होगा, 1 जनरल का होगा, एक SC/ST का, ऐसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फिर सब्जेक्ट देख रहे हैं। आपने तो एक सीट पे बाजी मार लिया, वो भी बिना नेट जेआरएफ की। तो ये तो बहुत बड़ी बात है।
और होपफुली ये दूसरे के लिए पॉजिटिविटी बनाएगा कि जैसे जो लोग ये सोचते हैं कि अगर नेट जेआरएफ नहीं है तो बहुत मुश्किल है एडमिशन लेना आज के दौर में, और उसी टाइम में आपने एक सीट पे लिया बिना नेट जेआरएफ का, तो शायद उनकी बातों को एक कंट्राडिक्टरी है कि जो लोग इस टाइप के सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, शायद इस बात से उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहा और आपने क्या प्लान बनाया था कि आपने ऐसे डिफिकल्ट जगह पर भी क्रैक कर दिया? सर मेरा ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था। मैं बस बहुत जगह से पहले तो गेट 2 बार दे चुकी थी, उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर मैं भी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी कि क्यों नहीं हो रहा है, शायद मेरे में ही कोई कमी है। मैं फिर अपने आप को इम्प्रूव करने लगी कि नहीं, ऐसा होने से नहीं होगा, मुझे में ही कमी होगी कहीं, इसलिए मेरा कहीं नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि बाकी इधर उधर ध्यान देके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बस अपना पढ़ते रहूँ। इसलिए पढ़ते पढ़ते फिर आज हो गया है सर। तो इंटरव्यू के लिए आपने पहले कोई टॉपिक फिक्स किया था कि वहाँ जो पूछे बस वहीं आपने बताना शुरू कर दिया? कुछ टॉपिक आपने पहले नहीं, प्रिपेयर मैं किया था? एक्चुअली हाँ, एक्चुअली मैंने वेबसाइट देखा था कि वहाँ पे क्या रिसर्च होता है। तो फिर मैंने जब देखा कि फ्लूइड डायनेमिक्स होता है, और मेरा फ्लूइड डायनेमिक्स सच बताऊँ उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने बस बेसिक्स पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होता है वहाँ। मैं बस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रिपेयर करके गई थी, और वो लोग मुझे अगर इधर उधर भी कुछ पूछ रहे हैं तो मैं बस ऑनेस्टली उनको बोली कि सर मैं आज सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन प्रिपेयर करके आई हूँ, और सर इसी में आप अगर पूछे हैं तो मैं बता पाऊंगी। और पता नहीं उस दिन मेरा लक ही अच्छा होगा कि वो लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पूछे। तो अच्छा, इससे पहले भी आपको कोई अलग स्ट्रीम भी रहा था क्या, कि मतलब आप मान लीजिए अलजेब्रा में जाना चाह रही हो या किसी और सब्जेक्ट में जाना चाह रही हो, ऐसा भी कुछ था? हाँ 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 हाँ। अच्छा। मेरा सर पीएचडी करने में आने का मेरा पहला मोटिव था अलजेब्रा। मुझे बहुत पसंद है अलजेब्रा। मैंने सोचा था कि ग्रुप थ्योरी में पीएचडी में मिलेगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को ध्यान में रख के पीएचडी में एडमिशन लेना ये बहुत बड़ी गलत बात है। हमें प्लान बी, प्लान सी भी रखना चाहिए कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं मिला तो ये सब्जेक्ट में हम ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में। तो इसीलिए मैंने प्लान किया था कि या तो ग्रुप थ्योरी मिला तो बहुत अच्छा, और नहीं तो मैं अप्लाइड में जाऊंगी। यही सोच के फिर मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया था। तो अरे बड़ी बात है अपने आप में। अच्छा, आपका सजेशन जो लोग प्रिपेयर करें उनके लिए कुछ होगा, क्योंकि थोड़ा सा उनको भी होप होगा कि हम कैसे करें, क्योंकि जिसका नहीं होता थोड़ा सा उसके अंदर निगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है कि हम कई टाइप से प्रिपरेशन करें, हम भी तो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, हमारा नहीं हो रहा। तो अच्छा, एक चीज़ मैं अपने दर्शक को बता दूं कि इन्होंने पहले भी क्वेश्चन पेपर हमारे वेबसाइट पर शेयर किया, आप देख सकते हैं वहाँ पे रितिका दास करके एक होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर इन्होंने इंटरव्यू के लिए किया है, बहुत सारे लोगों ने थैंक यू भी बोला था इनको कि इन्होंने स्टार्ट इन्होंने ही किया था क्वेश्चन प्रोवाइड करना पीएचडी इंटरव्यू के लिए, फिर बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते गए। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अगर लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो दूसरे को भी प्रिपरेशन में थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आपका सजेशन क्या रहेगा जो लोग प्रिपेयर करते हैं उनको, कि वो किस टाइप से करें, या जो आपको लगता है कि अगर शायद इस टाइप से करें तो उनका कुछ हो सकता है? पहले तो सर मैं बोलना चाहूँगी कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मतलब अपने आप में एक पॉजिटिविटी रखना चाहिए कि ठीक है, नहीं हो रहा है, मेरे में कोई कमी है, मैं करूँगी, मैं इम्प्रूव करूँगा अपने आप को, मुझे कुछ करना है आगे। नेगेटिव अगर सोच लेंगे तो सर जो भी मुझे आता है वो भी नहीं आएगा सर। अगर नेगेटिव हम लोग सोचते रहे कि हाँ जेआरएफ नहीं है, मेरा नहीं होगा, गेट का रैंक भी बहुत पीछे है, मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है सर। बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि बिना नेट और गेट के भी हो जाता है, जो कि हमें बहुत कुछ पता भी नहीं है। जैसे ये वाले इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे पता भी नहीं था, लेकिन बाई चांस पता चला और मैंने अप्लाई किया और फिर हो गया। तो इसलिए नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए जो भी हो, क्योंकि स्ट्रगल के बाद ही एक ना एक दिन सक्सेस आता है। हाँ, बिल्कुल। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कुछ लोगों का ग्रुप में मैसेज आते रहता है कि सर हमने 25-30 जगह भरा, कहीं भी नहीं हुआ। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है, पार्शलिटी कर रही है, ये सिर्फ जेआरएफ वालों को मौका देते हैं, हम हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं रहा। तो उनके लिए मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा कि देखिए, अगर आप हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं और हर जगह छंट रहे हैं तो इसका मतलब आप में कमी है, आप अपने आप को सुधारिए। क्योंकि शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा वो डिफरेंट मैटर है, बट आप इंटरव्यू से बाहर हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका इंटरव्यू लेवल का प्रिपरेशन नहीं है। क्योंकि उसी परिस्थिति में जो बच्चा सिलेक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं से तो है, चाहे उसके पास जेआरएफ हो चाहे ना हो। अब मेरे पास एग्जांपल भी है
जिनका जेआरएफ में उनका भी सिलेक्शन हो गया। जेआरएफ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और बेसिक्स पे कंसेप्ट पे पकड़ जरूर होना चाहिए। नहीं होगा तो आप 1000 जगह भी इंटरव्यू दीजिएगा, नहीं हो सकता है। तो आपको अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग रखना होगा और जो भी एसओपी वगैरह होगा। अच्छा, आपने एसओपी वगैरह रिसर्च प्रपोजल कुछ बनाया था? हाँ सर, मैंने बनाया था क्योंकि मैंने सर्च किया था कि यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक्स का होता है, तो मैंने इतना लिखा था कि माय रिसर्च इंटरेस्ट इज इन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आई वांट टू अप्लाई अ फिजिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम टू फिजिकल प्रॉब्लम। ऐसे करके मैंने बस छोटा सा ही बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं था। वो छोटा सा मुझे लगता है 100 वर्ड्स का होगा सर। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, आपने कितने जगह अप्लाई किया था पीएचडी के लिए? सर मैंने भी बहुत जगह अप्लाई किया है, बहुत जगह मुझे रिजेक्शन भी मिला है, बहुत इंटरव्यूज भी किया है, उसके बाद फिर अच्छा, तो ये फाइनली सक्सेस हुआ है। डायरेक्टली नहीं मिला है आपको, पीछे भी काफ़ी मतलब आपने फेस करते आए हुए हैं। हाँ तो एक चीज़ आप हाँ बताएंगे, हाँ। क्या आपके जो एसओपी वगैरह थे तो हर इंस्टीट्यूट के लिए आपने अलग अलग किया था या बस एक ही में नाम बदल बदल के चिपकाते गए? नहीं सर, एक में नाम बदल बदल के चिपकाया नहीं सर। मैंने हर के लिए अलग अलग किया था, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट में हर एक प्रोफेसर के अंडर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका अलग अलग चॉइसेस होता है। वैसे भी मुझे लगा कि अगर सेम जैसे चॉइस करेंगे तो फिर मेरा कोई चांस नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं आईआईटीज में दोस्ती अगर है तो कोई अगर बोलेगा कि हाँ मेरे यहाँ पे ये इंटरव्यू देने आया था, उसका ऐसा एसओपी था, वो भी अगर कोई बोलेगा कि हाँ मेरे में भी आया था, उसका भी सेम अच्छा अच्छा। एसओपी था, ऐसे में तो मैं फ्रॉड पकड़ी जाऊंगी। इसलिए सर हाँ मैंने सबका ही अलग अलग किया था। हाँ, ये तो इस डिफ़िकल्ट टाइम में ये थोड़ा-सा मैनेज करना सही है, क्योंकि देखिए प्रोफ़ेसर लोग भी इंटरव्यू में बैठते हैं, उनका तो आपस में कनेक्टिविटी रहता ही है और अच्छे बच्चे वो हाँ तुरंत ही नज़र में आ जाते हैं कि कौन कैसा है, लेने योग्य है कि नहीं है। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ऊँच-नीच भी हो तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला आपके पास क्या है, तो कौन-सा फेलोशिप आपको मिलेगा? जब आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है और आपने एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया हुआ है, तो जैसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है सीयूसीटी के थ्रू एडमिशन होते थे, तो इनमें 8000 मिलता था फेलोशिप, राइट? और जो जेआरएफ है उनको 31000 मिलता था। तो आपको कौन से कैटेगरी में है, मतलब आपको क्या फेलोशिप मिलेगा? सर, मुझे इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलता है, वो डीएसटी के तरफ से है, अच्छा, तो उसका और अमाउंट इसका लगभग कितना होगा? फेलोशिप इक्विवेलेंट टू जेआरएफ है, मतलब जितना अमाउंट जेआरएफ का है। सर जैसे जेआरएफ का होता है 31 के प्लस एचआरए जो भी जैसा होता है वैसा ही होता है यहाँ पे भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, ये ऑप्शन भी शायद मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इंस्टीट्यूट फेलो, वो बस जानते हैं कि नेट जेआरएफ है हाँ या फिर एक है जो नेट क्वालिफाई करने वालों को नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी या एससी/एसटी वाला है, यही सब पता है, इससे ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन एक मैं दर्शक को बताना हाँ चाहूँगा हाँ कि हाँ एक इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी होता है, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं और आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना एक जेआरएफ होल्डर को मिलता है। बस ज़रूरत है आपको जानकारी निकालने की कि किस हाँ इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट फेलोशिप है। अब बहुत सारी जगह टीचिंग असिस्टेंट भी रहता है कि आप टीचिंग कर सकते हैं, और मतलब वो सब इनबिल्ट रहता है कि आपको टीचिंग करना होगा, जो एमएससी या बीएससी के बच्चे हैं उनको पढ़ाना होगा। हाँ हाँ इससे भी आपका ही निखार आएगा, ये मत सोचिए कि आपको जॉब करना है, बल्कि हम लोग तो जहाँ पे नहीं वो लोग पछताते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा स्किल जो डेवलप होना होता है टीचिंग में वो नहीं हो पाता है। तो किसी भी चीज़ को निगेटिव में नहीं लेना, और सबसे बड़ी बात है कि साल भर बैठे रहने से बढ़िया है कि कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लीजिए। अगर लगता है कि आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप बाद में इंस्टीट्यूट चेंज कर लीजिएगा, क्या? तो आई होप आज का हाँ एक कन्वर्सेशन हमारा हाँ जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, और होप करते हैं उनको कुछ इससे पॉजिटिव मिलेगा। अगर अच्छा लगे तो आप इस कन्वर्सेशन को आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद उनको भी कुछ इससे पॉजिटिव एनर्जी मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।